So, hello people, this is your channel CTV, and in this video we are going to do the more questions of portfolio, right? इसमें भी देखा जाए तो बेसिकली रिस्क एंड रिटर्न इन सब की बातें ही होगी, ठीक है। ऐसा कुछ नया कंसेप्ट नहीं रहेगा, बट हाँ कुछ छोटी मोटी चीज़ें पूरे क्वेश्चन में, कुछ छोटी छोटी चीज़ें नहीं रहेगी। चलो, इफ़ द रेट ऑफ रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है और ये पोर्टफोलियो का दे के रखा है, ठीक है, एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5 है। पोर्टफोलियो का रिटर्न 8% है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है 5 है। तो आपको एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाना है जिससे एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.5 हो जाए, मतलब कि ऐसा पोर्टफोलियो जहाँ पे आपका रिटर्न घट जाए, ठीक है। तो मेरा रिटर्न है 8 ना, पहले तो मैं 7.5% करूँगा, ठीक है। तो सपोज़ करो पोर्टफोलियो की सिक्योरिटीज़ स्टैंडर्ड डेविएशन ओके 8% इंटू एक्स प्लस RS सिक्योरिटीज़ और ऐड करी जिसका रिटर्न है 5% और 1 माइनस एक्स, तो हमारा एक्स हो जाएगा 83.33%। मतलब कि जो है हमने इधर जो है प्लस करा 8% इंटू एक्स प्लस 5% इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो हमने अलग से जो है RS सिक्योरिटीज़ को ऐड करा, ठीक है। अब कैलकुलेट द रिस्क ऑफ अबव पोर्टफोलियो, जो आपने अबव पोर्टफोलियो बनाया उसका रिस्क पता करो। मतलब कि जब आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.5 हो गया, ठीक है, और आपको वेट पता है, ए का वेट कितना है 83.33, ठीक है, और बी का वेट कितना है 16.66। तो आपको रिस्क ऑफ अबव पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले रिस्क ऑफ अबव पोर्टफोलियो में सबसे पहले आपको पहले ध्यान यही आता है कि चलो यार फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर इंटू वेट ऑफ वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वेट ऑफ एक्स, वेट ऑफ वाई, को रिलेशन एक्स वाई। तो चलो मुझे वेट्स पता है, ठीक है, मुझे वेट्स पता है, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं पता सिक्योरिटी का, सिर्फ मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का पता है, राइट। तो मैं इस तरीके से तो कैलकुलेट करने से रहा। तो सी जब आप उस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, राइट, जब उस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि हम वेट से कर लें, क्योंकि को रिलेशन तो हमको कुछ दे के नहीं रखा है, तो हम वेट से एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर वेट से हम करेंगे तो 0.833 जो भी है 0.8333, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके रिस्क से, तो ए का रिस्क हो गया। तो देखो जो रिस्क वाली सिक्योरिटीज़ थी, जब पहले पूरा रिस्क था तो ऐसे केस में स्टैंडर्ड डेविएशन था 6, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 5, और 0.1667 जो भी है उसमें तो रिस्क 0 है, ठीक है। तो ऐसे केस में पोर्टफोलियो का रिस्क आपको 5% आएगा, और यही आया है। मतलब आप समझ रहे हो कि यूँ तो हम वेट्स यूज़ नहीं करते, पर इधर हमने वेट्स यूज़ करा बाकायदा। चलो सपोज इफ़ मिस्टर एक्स हैज़ 1 लाख पर्सनल फंड, उसका 1 लाख पर्सनल फंड है, देन हाउ ही वुड कंस्ट्रक्ट हिज पोर्टफोलियो गिविंग एक्सपेक्टेड रिटर्न 10%, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 10%, ठीक है। व्हाट विल बी द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। देखो एक्स के पास 1 लाख है, ठीक है, पर्सनल फंड। सपोज इफ एक्स हैज़ 1 लाख ऑफ हिज पर्सनल फंड, देन हाउ ही वुड कंस्ट्रक्ट हिज पोर्टफोलियो गिविंग एक्सपेक्टेड रिटर्न 10%। उस पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% है, एंड व्हाट विल बी द रिस्क। तो सी अगर उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 पे जाना है तो आपको सबसे पहले तो फंड्स को सही करना पड़ेगा। मतलब कि 10 इज इक्वल टू 8% इंटू एक्स प्लस जो है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5% इंटू 1 माइनस एक्स करोगे, ठीक है। तो ऐसे केस में जो आपका एक्स आएगा ना, एक्स वो आपका 1.66 आएगा, एक्स 1.66 आ जाएगा। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि जो आपका सिक्योरिटीज़ है, ये अपन बोले कि मार्केट पोर्टफोलियो आपका, ठीक है, रिस्क की सिक्योरिटीज़ आपकी, क्योंकि रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ तो 5 है, रिस्क की सिक्योरिटीज़ 1.66 है। तो ऐसे केस में देखो, या तो आप जो पूरा का पूरा फंड आप रिस्क की सिक्योरिटीज़ में लगाते हो तो हो जाता है 1, पर अगर आपका 1.66 चल रहा है तो मतलब आप कहीं से बोरो कर रहे हो और बोरो करके इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो आपका जब x 1.66 हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि बोरो करा 66%, ठीक है, और ऑफ ओन्ड फंड एट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने बोरो करा, हमने RF में लगाया नहीं, ऊपर से हमने RF के रेट से बोरो कर लिया, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है बाकायदा हमारा जब हमने बोरो करा
तो हमारे पास अब जो है हमने बोरो करा तो कितना बोरो करेंगे, राइट। हमारे पास तो 1 लाख है, उसका 66.67% करेंगे बोरो, तो 66,670 इतना हम बोरो करेंगे। तो ले देकर हमारा जो है वो पोर्टफोलियो ऐसा हो जाएगा कि हमारे पास जो फंड है वो फंड हो जाएंगे 1,666,70। तो हमारा जो मार्केट पोर्टफोलियो हो जाएगा, ठीक है, मार्केट पोर्टफोलियो, तो टोटल फंड 1,666,70 इन द मार्केट पोर्टफोलियो। अब रही बात रिस्क की है, तो समझो रिस्क आपका सी बकायदा 6% है इंटू 1.67 हो जाएगा, प्लस जो हमारा कितना है 0 बचा हुआ, तो 0 ही देगा क्योंकि RF का तो रिस्क 0 ही देता है। तो 6 इंटू 1.67, 6 इंटू 1.67 वो कितना होता है 10%, 10.02। हाँ मतलब वही कि 10% आपका हो गया। ओके, तो हमारा एक और नया क्वेश्चन है, सी 1 सेकेंड। हाँ, एक्सन कंपनी इन्वेस्टेड ऑन 1/4/2009, उसने इन्वेस्ट करा सर्टन इक्विटी शेयर्स में और ये इक्विटी शेयर्स दे के रखे। अब ये कब इन्वेस्ट करे, 1/4 को और 6 महीने बाद, ठीक है। 10% डिविडेंड पेड आउट बाय एम लिमिटेड एंड इन अक्टूबर 30%, ये 10% की जगह 30% डिविडेंड था, ठीक है, एंड लिमिटेड ऑन 31/3/2010, मतलब हम माने तो 31 मार्च मार्केट कोटेशन में बाकायदा ये वैल्यू दिखा रहा था 220 और 290 पर शेयर फॉर MNN। सी 1/4 को इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 9 को 6 महीने बाद डिविडेंड है और फिर ईयर एंड पे मार्केट कोटेशन ये है। अब अगला साल चालू हो गया, ऑन 1/4/2010 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इंडिकेट दैट डिविडेंड जो है हमको M और N से मिल रहा है फॉर द ईयर एंड। सी डिविडेंड फ्रॉम MNN फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2011, वो ऑब्वियस सी बात है कि हमको अक्टूबर 2010 में मिलेगा, सॉरी सितंबर अक्टूबर 2010 में हमको मिलेगा। और यही जो है वो 20 और 35% है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड बी द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ मार्केट कोटेशन ऑन 31/3/2011, और 31/3/2011 के कोटेशन दे के रखे कि M की प्राइस ऐसी हो जाएगी, क्योंकि इधर तो आपको दे के रखा है पूरा प्राइस, ठीक है, इधर वो ये बोल रहा है कि कोटेशन ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। मतलब आपको 2 साल के डेटा दे के रखे, एक तो 9-10 और 10-11। तो सी आपको पोर्टफोलियो दे के रखा है, ठीक है, 9-10 में, 10-11 में पोर्टफोलियो दे के रखा है, आपको ईयर एंड की प्राइस दे के रखी, इनफैक्ट आपको डिविडेंड भी दे के रखा है। अब कैलकुलेट एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2010। आप तो 31/3/2010 का पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न निकालो। तो सी जैसे कि एक सिक्योरिटीज़ में हम देखते हैं कि सिक्योरिटी में इनकम क्या होती है कि चेंज इन प्राइस और डिविडेंड, तो इधर भी ऐसे ही होना चाहिए। तो देखो जैसे कि आपकी कॉस्ट इधर 2 लाख, ठीक है, और चेंज इन प्राइस ना, अब इधर कॉस्ट कितना हो गया 2 लाख, मतलब इन द सेंस 1 सेकेंड 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये कॉस्ट है, 220 हो गया, 20 का चेंज ये हो गया, ठीक है। यही इधर कितना है 300 था, वो 290 हो गया, तो 10 कम हो गया, राइट। तो इधर इससे 20 बढ़ा, ठीक है, और डिविडेंड 10%, 10 और डिविडेंड बढ़ा। और रही बात है N में, जो हमारा चेंज इन प्राइस है वो 10 से हुआ और डिविडेंड 30% है, मतलब 3 का डिविडेंड है। तो अगर वैल्यू टर्म्स में बोले तो 26,500 वैल्यू टर्म्स में होना चाहिए। तो वैल्यू टर्म्स में बोलो तो M का और N का, ठीक है, M में आपको 30 रुपीज़ मिल रहे हैं वैल्यू टर्म्स में। और रही बात जो है N की, तो N में तो आपको 7 लॉस में हो वैल्यू टर्म्स में। रही बात कॉस्ट की करे तो कॉस्ट M का है 200 और जो है N का वो है 300। तो 200 पे 30 का प्रॉफिट है और 300 पे 7 का लॉस है, ठीक है। तो ये 100 और 10 ये तो फेस वैल्यू है, इसको मत कंपेयर करना, हमको कॉस्ट लेनी है। तो अगर परसेंटेज टर्म में निकालें तो 30/200 ये हो गया हमारा 15%, और हो गया 7/300 ये हो गया हमारा 2.33% का नुकसान। और देखा जाए तो वैसे भी अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो ईयर एंडेड 31/3/20। अब पोर्टफोलियो का रिटर्न जाने के लिए पोर्टफोलियो का वेट जानना पड़ेगा, ठीक है। 15% और नेगेटिव में 2.33 तो हमको पता है, पोर्टफोलियो का वेट कितना है तब हम उसको कॉस्ट से पता कर लेते हैं, ठीक है। तो 2/3.5, 1.5/3। तो अगर आपने ऐसा करा हो तो 57% N में इन्वेस्ट है, ठीक है, और मतलब कि 0.57 ये हो जाएगा और 0.43 ये N में हो जाएगा। तो 0.57 इंटू 15 88.5 है,
ठीक है, और एक हो गया 0.43 इंटू 2.33, जैसे कि इसमें 7.548 मतलब 7.55 ये रहेगा हमारा। तो आपको ये देख के समझ में आ जाना चाहिए कि आपको वेट्स निकालने के, ठीक है। तो आपने ऐसे केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकाल लिया ईयर एंड 2010 का। अब यही हमको 2011 का निकालना है। तो देखो इधर अब ध्यान दो, आपके पास एम है और एन है, मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ। आपके पास था 220, अब 220 के बाद अब ये चेंज हो चुका है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे केस में 33 आपका चेंज इन प्राइस है। रही बात यही 290 और आप ये निकालो, ये हो गया 312, ठीक है। तो ऐसे केस में 22 हमारा चेंज इन प्राइस हो गया। अब रही बात का डिविडेंड की, देखो पहले मैं मार्केट प्राइस वापस बोल देता हूँ कि एम में चेंज इन मार्केट प्राइस 33 है, एन में 22 है। और रही बात डिविडेंड की, तो डिविडेंड कितना है 20 एंड 35%। तो कैलकुलेट करो, एम पे 20 तो ये डिविडेंड हो गया 20, 35% 10 पे तो 3.5 हो गया। तो ऐसे केस में एम का रिटर्न है 53 और एन का रिटर्न है 25.5 और एक का हो गया 53। अब ये जो 53 है ये आप किस पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये आप बिगिनिंग प्राइस पे कैलकुलेट करोगे, मतलब अब ये 220 290 इन पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो यही समझना देगा कि 24.09 ये आया हमारा पहले का और 8.79 ये आया हमारा दूसरे का। और रही बात है अब वेट्स की, तो अब वेट्स भी निकाल लो, ठीक है। वेट्स भी ओपनिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। तो 220 और 290, 220 इंटू 1000 जो क्या आएगा 2.2 लाख और 290 इंटू 500 ये हो जाएगा 1.45 लाख, ठीक है। तो एक हो गया 0.6027 और एक हो गया 0.3973, ठीक है। तो देखो 24.09 इंटू 0.6027 ये हो गया 14.51, राइट। और 8.79 इंटू 0.3973 ये हो गया, तो टोटल हमारा 23.78%। 1 सेकेंड, वेट्स वापस से रिकैलकुलेट करते हैं। जैसे कि इसमें वेट्स तो आपका सही है कि 60.27 आपका ये वेट है, 39.7 से आपका दूसरा वेट है। और ऐसे केस में जो है जब आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो 18.02% आ जाएगा। बस ये याद रखना कि जब भी हम वेट्स लेंगे या चेंज इन प्राइस लेंगे तो चेंज इन प्राइस भी हम जो है 220 और 290 से चेंज इन प्राइस करेंगे और वेट्स जो है हम 220 और 290 के आधार पर लेंगे। मतलब जब भी हम वेट्स लेते हैं तो हम ओपनिंग फिगर्स के वेट्स लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एवरेज रिटर्न निकाला, ठीक है। अब एडवाइस एक्स कंपनी लिमिटेड ऑफ द कंपेरेटिव रिस्क ऑफ इन द टू इन्वेस्टमेंट, एडवाइस एक्स कंपनी, ठीक है। तो एडवाइस एक्स कंपनी, चलो एडवाइस एक्स कंपनी लिमिटेड ऑफ कंपेरेटिव रिस्क इन टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बाय कैलकुलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच केस। तो देखो कंपेरेटिव रिस्क इन टू इन्वेस्टमेंट, राइट। सी तब क्या बोला है कि कैलकुलेट द कंपेरेटिव रिस्क इन टू इन्वेस्टमेंट। अब दो इन्वेस्टमेंट, सी 2 साल के पोर्टफोलियो को 2 इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, 2 सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, 2 इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो एक तरीके से हमको इंडिविजुअल निकालना है, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है 2 इन्वेस्टमेंट का, एम का भी और एन का भी, ठीक है। तो बाय कैलकुलेटिंग इन ईच केस, हर केस में हमको निकालना है। अब सी इधर जो आप रिस्क कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो ऐसे केस में आप 31/3/2010 का तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको 31/3/2011 का ही करना रहेगा, ठीक है। तो जो इन ईच केस बोला है, ये ईच केस का मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी, ईच सिक्योरिटी, ठीक है। ईच ईयर नहीं, ईच सिक्योरिटी, क्योंकि आप ईयर में तो सिर्फ 31/3/2011 का ही कर पाओगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर प्रोबेबिलिटी देख रखा है पी, हमको एक्स निकालना है तो पी एक्स हो जाएगा, इससे हमारा एक्स बार आ जाएगा एंड देन एक्स माइनस एक्स बार, पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका समेशन होगा एंड देन फिर अंडर रूट होगा, अंडर रूट समेशन पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बोलने का ये मतलब है कि जो हमारा एक्स है वो एक्स ऐसा है कि रिटर्न्स होना चाहिए, तो एक्स हमारा रिटर्न होना चाहिए, वो भी परसेंटेज में। तो देखो जैसे कि 220 था, वो इधर भी हमारा जो है 220 है, तो इधर चेंज इन मार्केट प्राइस तो कुछ भी नहीं है, पर हाँ डिविडेंड की बात करें तो 20 डिविडेंड है, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाई 220 करोगे, ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया। वैसे ही जो है 30 + 20 50 डिवाइड बाई 250 करोगे, ये हो गया हमारा 20%, ये हमारा हो गया एक्स, राइट। तो 50 डिवाइड बाई 220 करना, ठीक है। फिर बात आती है 60 + 30, ठीक है, और डिवाइड बाई 220,
ठीक है, 60 + 30 डिवाइड बाय 220। तो ऐसे करते हुए आपको जो है बाकायदा, ठीक है, 36.36 60 + 20 डिवाइड बाय 220 करोगे तो ऐसे केस में आपका एक्स आ जाएगा। आपके पास पी दे के रखा है, आप एक्स बार निकालोगे, एक्स माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर निकाल लोगे, वो इस तरीके से कर लोगे। यही जो एन में आता है, 10 में वही 290, 290 तो कुछ नहीं है, तो 35, अगर हम बात करें 35 ना तो 3.5, 35% है तो 3.5 डिवाइड बाय 290 करना पड़ेगा। तो हमारा जो परसेंटेज आएगा वो 1.2% आएगा। यही अगर आप देखो 290 और 310, 20 + 3.5 डिवाइड बाय 290, यह आ जाएगा हमारा 8.1%। ठीक है, दूसरा हमारा जो है परसेंटेज आ जाएगा वो कैसे आया, 290 और 310, 20 और 35% है तो 3.5, और ये हो गया हमारा 23.5, और 23.5 किस पे कैलकुलेट होगा, 290 पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो आपने इस तरीके से कैलकुलेट करा और आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो, तो हमने सब पोर्टफोलियो के रिस्क और रिटर्न की बात करी। अब हम थोड़ा सा बीटा देखते हैं। देखो, बीटा सिक्योरिटी का भी होता है, पोर्टफोलियो का भी होता है। ठीक है, जो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ होती है उसका बीटा होता है 0, और यही जो मार्केट सिक्योरिटीज़ होती है उसका बीटा होता है 1। तो ऐसे केस में हम जो है जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बीटा जो है 0 से 1 में वैरी करता है। बीटा का मतलब यही हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस कितना वैरी करता है। तो हाउ अ स्टॉक इज सेंसिटिव, तो बीटा इज़ अ सेंसिटिविटी, बीटा इज़ अ सिस्टमैटिक रिस्क। अगर रिस्क की बात करें तो सिस्टमैटिक रिस्क होता है बीटा। तो हाउ अ स्टॉक इज सेंसिटिव विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन मार्केट, मार्केट में चेंज होने से स्टॉक कितना चेंज हो रहा है, बीटा ज़्यादा है, मतलब सेंसिटिविटी ज़्यादा है। सही है, बीटा को सिस्टमैटिक रिस्क भी बोलते हैं। ठीक, और कुछ दूसरे नाम भी है, जैसे मार्केट सेंसिटिविटी, मार्केट सेंसिटिविटी इंडेक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट सेंसिटिविटी इंडेक्स। ठीक, और रिस्क पोर्टफोलियो रिस्क, जिसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क रिलेटेड टू मार्केट। तो बीटा जैसे हो गया रिस्क, तो बीटा और पोर्टफोलियो क्या हो गया, पोर्टफोलियो रिस्क। ठीक है, और पोर्टफोलियो रिस्क रिलेटेड टू मार्केट, ये हो गया मार्केट सेंसिटिविटी इंडेक्स, मतलब बीटा मार्केट पे पूरा चलता है। इसको निकालने का क्या तरीका रहता है, कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस। तो कोवेरिएंस है तो स्टॉक और मार्केट का कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस। ठीक, अब जो कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस है, ठीक है, तो कोवेरिएंस का एक और फॉर्मूला है, जैसा कि अगर आपको पता है तो एक होता है कोवेरिएंस, बीटा क्या होता है, कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस। ठीक है, और एक होता है कोवेरिएंस का फॉर्मूला, वो होता है R × SD × SD, राइट। तब देखो, कोवेरिएंस होता है R × SD × SD, तो बीटा इक्वल टू कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस। तो कोवेरिएंस की जगह लिख दो R × SD ऑफ X, SD ऑफ Y, और नीचे वेरिएंस है। अब ये वेरिएंस किसका, ये वेरिएंस रहेगा मार्केट का, ये स्टॉक का नहीं है, मार्केट का है। तो सपोज करो X हमारा मार्केट है, तो वेरिएंस ऑफ मार्केट हो गया, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X का होल स्क्वायर हो गया। तो ऐसे केस में हमारा जो बीटा है, बीटा का एक और फॉर्मूला आया कि R × स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो एक तरीके से बीटा के दो फॉर्मूले, कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस, और कोवेरिएंस और कोरिलेशन के जो के लिंक से जो फॉर्मूला क्रिएट होता है, ठीक है, उसको हमने इधर पुट करा, तो ऐसे केस में R × SD × SD आया। तो कोवेरिएंस हमेशा स्टॉक और मार्केट के बीच में निकलता है, कभी भी दो स्टॉक का नहीं निकलता, स्टॉक और मार्केट का निकलता है। ठीक है, पर एक सिचुएशन में दो स्टॉक का भी निकला था, पर ठीक है, जब हम क्वेश्चन आएगा तब हम वो देख लेंगे। पर कोवेरिएंस देखा जाए तो स्टॉक और मार्केट का निकलता है, और ठीक है, ये तो हो गया। और एक आता है XC × XC वाला क्वेश्चन, XC × XC वाला फॉर्मूला, वो जो फॉर्मूला आएगा जिस क्वेश्चन में आएगा तब हम वो क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है, सी अभी तक हमने जो पढ़ा X और Y, तो हमने जो कोवेरिएंस की जो भी फॉर्मूले पढ़े, ठीक है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा सिग्मा X - X बार Y - Y बार, राइट, डिवाइड बाय N। तो ये हमने पढ़ा। तो इसमें जो है X और Y दो स्टॉक होते थे, पर इधर कोवेरिएंस में ध्यान रखना, बीटा में कोवेरिएंस स्टॉक और मार्केट का निकलेगा। वेरिएंस में भी ध्यान रखना, वेरिएंस स्टॉक का नहीं है, वेरिएंस मार्केट का है। इनफैक्ट कोरिलेशन क्या होता है, कोवेरिएंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। तो कोरिलेशन भी एक मार्केट का रहेगा उसमें, मतलब कि स्टॉक और मार्केट का रहेगा, दो स्टॉक का नहीं रहेगा, ये याद रखना। XC × XC वाले फॉर्मूले को हम बाद में पढ़ लेंगे। और टू स्टॉक कोवेरिएंस जो है मैं आपको बताता हूँ ये सीजन कब आता है। ठीक है, पहले ये सब चीज़ें देखो। सी अब अनसिस्टमैटिक रिस्क, सबसे पहले टोटल रिस्क होता है, टोटल रिस्क में सिस्टमैटिक होता है, अनसिस्टमैटिक होता है।
तो टोटल रिस्क होता है जिसमें सिस्टमैटिक रिस्क होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। अभी क्वेश्चन आएगा जिसमें हम जो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन आएंगे इस पर हम। ओके, तो गुप्ता इज़ कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ आर। तो गुप्ता जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है आर में, ठीक है। ही हैज़ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न ऑन द स्टॉक एंड द मार्केट। देखो स्टॉक और मार्केट आपको दे के रखा है और ये प्रोबेबिलिटी दे के रखी है, रिटर्न दे के रखा है। हमें तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, पहले आर का सब निकालते हैं, पहले हम आर का निकालते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना, बात करते हैं वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, तो सिंस हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास एक्स है, हमने एक्स बार निकाल लिया है क्योंकि हमने पी एक्स की मदद से हमने एक्स बार निकाल लिया है। अब एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका समेशन निकालेंगे, अंडर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस आ जाएगा। कुछ में कुछ ऐसे वाव वाली बात नहीं है। दूसरा है एक्सपेक्टेड रिटर्न वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, हमको मार्केट का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। आती बात अब बीटा कोफिशिएंट की, बीटा कोफिशिएंट फॉर आर लिमिटेड शेयर्स। तो समझो, अब समझो, हमें तो दोनों स्टॉक का हमको निकालना था, हमने निकाला। एक्स हमने मान लिया स्टॉक, वाई पर मान लिया मार्केट। तो प्रोबेबिलिटी एक्स स्टॉक है, वाई मार्केट है, ठीक है। तो पी एक्स और पी वाई करा तो एक्स बार वाई बार आया, फिर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हमने किया, फिर पी वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर किया, फिर एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार का सेपरेट एक कॉलम बनाया। तो एक तरीके से हमने जिसे हम 2 स्टॉक पोर्टफोलियो में निकालते थे, हमने सब वही किया। अब वो बोल रहे बीटा कोफिशिएंट ऑफ आर लिमिटेड शेयर। तो बीटा का फॉर्मूला क्या है, बीटा का फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस स्टॉक है मार्केट डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। और इसको ही अगर अपन तोड़े तो कोरिलेशन इज इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक पता है, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पता है, ठीक है। हमको कोरिलेशन निकालना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कोरिलेशन निकालो या तो आप कोवेरिएंस निकाल लो। तो हमारा जो कोवेरिएंस है वो कोवेरिएंस कैसे निकलेगा, तो आपका जो वेरिएंस है कोवेरिएंस है वो होगा पी एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। तो ऐसे आपने जब कैलकुलेट किया तो 37.50 आया, ठीक है, इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो वेरिएंस ऑफ मार्केट तो आपको बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, स्टैंडर्ड डेविएशन था 6.20, वेरिएंस 38.50 है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन 6.495 है, वेरिएंस 42.188 है। तो ऐसे केस में जो है बीटा आ जाता है। तो देखो बाकायदा हमारे पास प्रोबेबिलिटी था, हमारे पास एक्स इसको हमने मान लिया, वाई हमने मार्केट को मान लिया, ठीक है। तो एक्स के ब्रैकेट में आई लिखो और वाई के ब्रैकेट में एम लिखो, आई स्टॉक वाई एम मार्केट। फिर पी एक्स निकाला, ठीक है, और हमने पी वाई निकाला, ठीक है। अब आता है पी एक्स और पी वाई के बाद एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। पी एक्स हमारा पी बार एक्स बार आ गया, पी वाई से हमारा वाई बार आ गया, एक्स माइनस एक्स बार निकाला, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक होता है पी वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, फिर आता है एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ऐसा हमने करा। तो सबसे पहले हमारा जो एक्स बार आ रहा है, मतलब कि सिक्योरिटी का रिटर्न, वो है 28, वाई बार आ रहा है 21.25, ठीक है। अब वही पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का अंडर रूट जो हम करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी का आया वो है हमारा 6.20 और मार्केट का आया 6.495। अब इम्पॉर्टेंट है कि x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई करो, और यही हमने करा, ठीक है। तो p x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार हमने करा, तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार को p से मल्टीप्लाई करो। ऐसे कैसे हम टोटल करेंगे, और टोटल से जो आएगा वो कोवेरिएंस आएगा। दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन देख रखे, कोवेरिएंस देख रखा है, बीटा निकाल लो। अगला द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न f एंड p का देख रखा है कि f और p देख रखा है, मतलब कि स्टॉक हमारा x हो गया, मार्केट हमारा y हो गया, हमारा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम पी एक्स भी निकाल लेंगे और हम पी वाई भी निकाल लेंगे। पी एक्स और पी वाई से हमने एक्स बार और वाई बार निकाल लिया। तो देखो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला, द कोवेरिएंस बिटवीन मार्केट। अब हमको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न तो चलो हमने निकाल लिया, द कोवेरिएंस बिटवीन मार्केट पोर्टफोलियो एंड सिक्योरिटी एंड बीटा ऑफ सिक्योरिटी। तो कोवेरिएंस, सबसे पहले जो कोवेरिएंस है उसका फॉर्मूला क्या है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ठीक है, और पी इंटू पी। तो पी एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ये हमारा कोवेरिएंस है, और बीटा ऑफ सिक्योरिटी बोला है, तो बीटा क्या होगा, कोवेरिएंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है।
तो हमको कोवेरियंस के साथ साथ हमको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। मतलब वही बात हो जाती है कि हमारे पास पी है, हमारे पास एक्स है, वाई है, तो हमने एक्स बार वाई बार निकाला। अब एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, उसका सिग्मा करके अंडर रूट कर दो। फिर होता है पी वाई माइनस वाई बार को होल स्क्वायर, उसको सिग्मा करके उसको अंडर रूट करो। तो जैसे कि इससे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ गया। अब हमको एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार करना है, ठीक है। पी एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, इसका सिग्मा आएगा। तो हमारे पास तीसरा डेटा भी आ गया, उस तरीके से हम बीटा हमारा निकाल देंगे। होप सो आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। देखो कर तो आपको ही देखना है, मैं एक करके आपको दिखा भी दूंगा, बट प्रोसेस आपको समझ में आ गया किस तरीके से करना है। इतना कुछ बहुत ही ईजी और क्लैरिकल है, ठीक है, इसलिए इसमें इतना दिमाग नहीं लगा रहे। तो देखो आपका एक्स बार आ रहा है 17, वाई बार आ रहा है आपका 14 और स्टैंडर्ड डेविएशन 11.87 आ रहा है। और वही मार्केट मतलब वाई मतलब मार्केट का रहा है 16.25। और रही बात है कोवेरियंस की, तो कोवेरियंस आपका आ रहा है -168, सी -168 आ रहा है। तो अब बीटा की अगर हम बात करें तो -168 डिवाइड बाय 11.87 और 16.25, तो 168 डिवाइड बाय 11.87, ठीक है, इंटू 16.25, मतलब वही डिवाइड करो 16.25 से। और तो ऐसे केस में जो है आपका बाकायदा 1 सेकेंड बीटा में कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट होता है, ठीक है। तो 168 डिवाइड बाय 264 होगा और ऐसे केस में 0.636 आएगा, राइट। आता है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9D सी। आपको अब जो है पास डेटा दे के रखा है, ये पास डेटा में आपको प्राइस दे के रखी है, रिटर्न नहीं दे के रखा है, समझ रहे हो। आपको अब रिटर्न निकालना है, ठीक है। तब जैसे कि 2001, 2, 3 ये देख रखा है, तो आपको ईयर 1, 2, 3 ही लेना पड़ेगा। तो ईयर 1 का रिटर्न क्या आएगा, तो आपका रिटर्न जो आएगा वो आएगा आपका 62 पहले में। दूसरे में बात करें तो 26 + 30, दूसरे में रिटर्न आएगा 56। तीसरे में बात करें तो 17 + 35 52, तीसरे में 52 आएगा। यही अगर मैं इसको परसेंटेज में बोलूँ, ये तो रिटर्न है वैल्यूज़ में, इसको परसेंटेज में निकालो। और आपको समझ में आ गया कि हमको इस डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमको इस डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं है। हम इसके बीच में चेंज निकालेंगे और ये वाला डिविडेंड लेंगे। तो एक बार पहले परसेंटेज देख लेते हैं कि वो सही आ रहे कि नहीं आ रहे। तो पहला है कि 62 डिवाइड बाय 242, राइट, ये 25.62%, ठीक है, हाँ चलो सही आया। दूसरा है 56 डिवाइड बाय 279, ये है 20.07। तीसरा है 52 डिवाइड बाय 305, ये है 17.05। तो एक्स पूरा कैलकुलेट हो गया, आपके पास डेटा है, एक्स कैलकुलेट हो गया, रिटर्न आ गया। अब आप एक्स बार भी निकाल लो बिना किसी देरी के, वही तीनों को टोटल करके डिवाइड बाय 3 करो, तो आएगा आपका एक्स बार 20.91। अब ऐसे ही आपको वाई का निकालना है। अब यही अगर हम देखें मार्केट में, राइट, मार्केट में देखते हैं। अब मार्केट में जो ये चेंज है, ठीक है, ये जो चेंज इन प्राइस है, इधर तो आपने वैल्यूज़ में निकाल लिया, इधर आप वैल्यूज़ में कैसे निकालोगे। तो ऐसे केस में आपको इधर परसेंटेज निकालना पड़ेगा और बाकायदा फिर आपको डिविडेंड का परसेंटेज भी दे के रखा है। तो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड से मतलब नहीं है। सी मार्केट में जो आपको रिटर्न निकालना है वो इसका चेंज और डिविडेंड यील्ड निकालो, ठीक है। तो मार्केट में क्या निकालोगे, इसका चेंज और डिविडेंड यील्ड। तो ऐसे केस में आप वाई के सारे रिटर्न निकालो और ऐसे केस में वाई बार भी निकाल लो, ठीक है। वाई बार निकालोगे तो आएगा 13.24, ठीक है। अब क्या बोल दिया, एक्स बार निकाला हमने, वाई बार निकाला। कंप्यूट बीटा वैल्यू ऑफ कंपनी, बीटा वैल्यू ऑफ कंपनी निकालना है। बीटा क्या होता है, बीटा होता है हमारा कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस, ठीक है, बीटा होता है कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस। तो देखो हमको एक्स दे के रखा है, हमको एक्स बार दे के रखा है, वाई दे के रखा है, वाई बार दे के रखा है, राइट। तो हम एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, वाई माइनस वाई बार निकाल लो। एक्स माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, उसका अंडर रूट, और वाई माइनस वाई बार को होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, उसका अंडर रूट, ठीक है। तो बीटा क्या होगा हमारा, कोवेरियंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, और ऐसे कैसे आपका बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा खास नहीं है, आपको आ जाएगा कैलकुलेट करते हुए। व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन ये पूछ रहे हैं। और ये पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड की सिक्योरिटी का वैल्यू क्या मतलब है, गवर्नमेंट बॉन्ड के रिटर्न को इधर निकालना। तो गवर्नमेंट बॉन्ड का इधर कोई मतलब नहीं था, मार्केट रिटर्न में इसका कोई रोल नहीं है। व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन सिर्फ यही है कि बीटा इसका कम है, राइट। देखो 3 क्वेश्चन और है, वो तीनों क्वेश्चन भी हम करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न, ए का देख रखा, मार्केट का देख रखा है, ठीक है। तो एक आई है और एक मार्केट है। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न
ए का 18% है, मार्केट रिटर्न 13% है, तो लिखा हुआ है जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ए का 16 था, मार्केट का हो गया 12, ठीक है, 16 12। अब ये बोल रहा है कि ये 18 हो गया, मार्केट का हो गया 13। अब ऐसे केस में बोल दिया कि बीटा कैलकुलेट करो। अब बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा का एक ये भी फॉर्मूला होता है, बहुत ही लेमैन फॉर्मूला है वो, चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न डिवाइड बाई चेंज इन मार्केट रिटर्न। और ये वही है कि सिक्योरिटी रिटर्न जो है चेंज हुआ 2% से, मार्केट 1 से बढ़ा, तो ऐसे केस में बीटा 2 आता है। सी बीटा आया 2, ठीक है, तो बीटा 2 आ सकता है, ठीक है, बीटा ऐसा नहीं कि 0 से 1 के बीच में रहता है, बीटा 2 आ सकता है। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि ये एक बेसिक सा फॉर्मूला था वो हमने देख लिया। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ABC का और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ये दोनों दे के रखे, ABC का भी मार्केट का भी, वो पुराना डेटा दे के रखा है, पास डेटा। तो बनती बात है कि सबसे पहले आप एक्स बार निकाल लो, और मतलब कि वही आई का निकालो और वाई बार निकाल लो जो हमारा मार्केट का होगा। और ये जो डेटा है ना वो रिटर्न का डेटा है, ठीक है, रिटर्न का डेटा है। देखो आपके पास एक्स है, आपके पास एक्स बार है, ठीक है। अब आप निकालो वही एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसको सिग्मा करो, डिवाइड बाय एन करो, अंडर रूट करो। वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, इसको सिग्मा करो, डिवाइड बाय एन करो, अंडर रूट करो। फिर ये कहता है एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ठीक है, इसका सिग्मा होगा, डिवाइड बाय एन होगा, फिर अंडर रूट होगा। सी कोवेरिएंस में इसका अंडर रूट नहीं होता, कोवेरिएंस में अंडर रूट नहीं होता, राइट। तो हमारे पास बकायदा कोवेरिएंस आ गया है, ठीक है, हमारे पास कोवेरिएंस आ गया, ठीक है। और वेरिएंस ऑफ मार्केट है, कोवेरिएंस हमारा अगर 104.4 है और मार्केट का वेरिएंस, ठीक है, मार्केट का वेरिएंस अगर हमारा जो है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है, इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इंटू इक्वल टू करो, मतलब सिंपल सी बात। तो 104.4, ठीक है, मार्केट है 11.31 का स्क्वायर, ठीक है, तो इस तरीके से 0.82 आ रहा है। चलो तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अब इससे कंक्लूजन क्या आएगा, इससे बीटा का कंक्लूजन क्या आएगा? सिंपल से बात है, बीटा अगर 0.82 आया, सिंपल से बात है, हम बोल देंगे कि लो बीटा स्टॉक है, ऐसे करते हुए कंक्लूजन आता है। चलो अगला, गिवन बिलो इज इन्फॉर्मेशन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न एंड डेटा देके रखा है, ठीक है। तो 3 साल का देके रखा है और रिटर्न और डेटा दोनों देके रखा है, मतलब समझ रहे हो, आपको मार्केट देके रखा है, ठीक है, तो वो तो एक वाई होगा ही होगा आपका, क्योंकि हम वेरिएंस तो मार्केट का ही लेते हैं, तो वाई हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। बाकी ए और बी देके रखा है। अब हमको बीटा कोफिशिएंट निकालना है ऑफ द शेयर्स ए और बी। और अब देखो, अब दिक्कत आ जाएगी, आपको ए देके रखा है, मतलब एक स्टॉक देके रखा है, बी एक स्टॉक देके रखा है, और आपको अब जो है मार्केट देके रखा है, ठीक है। रिटर्न लिख लो सारे पास डेटा के। अब एक पॉइंट ये भी आता है कि देखो ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9, ठीक है, तो हम जो पास डेटा में 1 2 3 करते हैं, तो जो 1 2 3 करते हैं, ठीक है, उसका सीक्वेंसिंग भी ऐसी होती है कि जो सबसे पुराना है वो ईयर 1 होगा, ठीक है। तो हम पीछे से आगे की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ईयर 1 है उधर आप जो है लिख दो 2009, ठीक है। हमारा जो चलने का तरीका है 1 2 3 वो पीछे से आगे। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो पर्टिकुलर डायग्राम बनाया है वो किस बेसिस पे बनाया है, किस कारण से बनाया है, ठीक है, कि लोग कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो हमने एक सिक्योरिटी का ही रिटर्न निकाला और मार्केट का भी निकाल लो। तो 11.43 एक का रिटर्न आ रहा है, 10.67 एक का रिटर्न आ रहा है, सॉरी 11.43। फिर जो बी है, बी का रिटर्न कितना आ रहा है? 11.43, 10.67 आया, और एक आता है हमारा मार्केट का। तो ए का 11.43 है, 10.33 है वो बी का है, और 11.43 जो है 11.43 ये है भाई हमारा मार्केट का। अब बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस, ठीक है, कोवेरिएंस सिक्योरिटी मार्केट डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। अब इधर कोवेरिएंस जब हम सिक्योरिटी मार्केट का कर रहे हैं तो ऐसे केस में तो हमारे पास 2 सिक्योरिटी है, तो पहले हम इधर हमारे 2 बीटा निकलेंगे। अगर आप देखो तो कंपनी ए का बीटा निकलेगा और कंपनी बी का बीटा निकलेगा। तो बनती बात है कि पहले हम जो है ए वाली कंपनी को एक्स मानेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, उसका होल स्क्वायर करेंगे, राइट, और वाई माइनस वाई बार उसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ठीक है। तो पहले एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करो और निकालो कितना आ रहा है, और इधर एक्स जो है ए कंपनी का स्टॉक है, तो ठीक है, आपने जो है बीटा निकाला, और ऐसे ही आपको है बी का निकालना है, बी और मार्केट का निकालना है, वैसे आपको बीटा निकालना है, ठीक है। तो 2 बीटा निकलेंगे,
सी अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9D, ये जो हम कर चुके हैं, ये हम इस पर्टिकुलर मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर मेथड से करा जो हमारा नॉर्मल मेथड है। अब इसको एक बार रिग्रेशन एनालिसिस वाले इक्वेशन से कर लेते हैं, जिसको एक्स इन एक्सी बोलते हैं, कि समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स वाई बार, ये हो गया एक्स इन एक्सी। और एक्स नेक्स्ट एक्स इन एक्सी में भी माइनस है, एक्स नेक्स्ट में भी माइनस है, ठीक है। तो एक्स इन एक्सी एक्स नेक्स्ट दोनों के बीच में माइनस है, दोनों में पहले बार नहीं आएगा, बाद में बार आएगा। तो एक्स इन एक्सी में भी देखो बीच में माइनस है, वो पहले बार नहीं आएगा, बाद में बार आएगा। तो इसमें भी देखो नीचे एक्स नेक्स्ट है, तो पहले बार नहीं आया, बाद में बार आया, और नीचे स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। तो समेशन एक्स इन एक्सी समेशन एक्स नेक्स्ट, तो समेशन एक्सी नेक्सी समेशन एक्स नेक्स्ट, दोनों में बीच में माइनस आ गया, ठीक है। दोनों में बाद में बार बार है, ठीक है, और नीचे में तो स्क्वायर भी है, राइट। तो इस तरीके से एक बार जो है इसी इक्वेशन को एक बार नॉर्मल क्वेश्चन तरीके से करते हैं और एक बार रिग्रेशन एनालिसिस वाली इक्वेशन से करते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी ए, सिर्फ ए सिक्योरिटी का देके रखा है, ठीक है, और हमें तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब पॉइंट ये है कि हमको आर एम देके रखा है, ठीक है, आर एफ देख रखा है, आर एम 12% है, आर एफ 10% है, कोवेरियंस देके रखा है। कोवेरियंस तो आपको पता ही है, वही सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, वाई माइनस वाई बार और डिवाइड बाय एन, ये हो गया हमारा कोवेरियंस। और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो आर देख रखा है। तो जैसे आर होता है 0.80 इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, मतलब सिक्योरिटी ऑफ मार्केट। तो 0.8 इक्वल टू 196 जो हमारा कोवेरियंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमें नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमको नहीं पता, और हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है सिक्योरिटी का और मार्केट का, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि इक्विलिब्रियम रिटर्न का मतलब क्या है, ठीक है, इक्विलिब्रियम रिटर्न का मतलब क्या है। सी सबसे पहले तो जो 6% जिसे डिबेंचर ऐसे दे के रखे, तो आर एफ नहीं है 6%, सी 120 का 6% निकालो। सिंपल सी बात है कि वो ट्रेड कर रहा है 120 पे, ठीक है, वो ट्रेड कर रहा है 120 पे। और ये जो इक्विलिब्रियम रिटर्न है इसको आप के ही मानो। सपोज करो कि CAPM मॉडल में जो के ही होता है ना, इक्विलिब्रियम रिटर्न वो है। अब देखो 6% ट्रेजरी बॉन्ड देख रखा है 120, तो 6% एक तरीके से 120 पे नहीं निकलेगा, वो तो 100 पे निकलेगा, वो आएगा आपका 6। और 6 डिवाइड बाई 120 अगर आप करोगे ना, ठीक है, 6 डिवाइड बाई 120 तो आपका आएगा 5%, और ये 5% आपका आर एफ रहेगा। के ही आपका 12% है, तो 12 इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो 12 इक्वल टू आर एफ क्या है 5 प्लस आर एम माइनस आर एफ 7 इंटू बीटा, ठीक है। जैसे केस में जो आपका बीटा आ रहा है वो बीटा आपका 1 आ जाएगा। तो हमको बीटा पता है, ठीक है, और हमको कोवेरियंस पता है। बीटा हमारा 0.8 है, कोवेरियंस हमारा 196 है, ठीक है। तो देखो ऐसे केस में 196 डिवाइड बाई 0.8 करो, फिर उसको अंडर रूट करो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 14.53 आ जाएगा। सी वो बीटा 0.8 का, बीटा तो 1 है, तो ऐसे केस में जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का 196 का अंडर रूट 14 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का वो हो जाएगा हमारा 14, और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का अगर 14 है, राइट, तो देखो हमारा को रिलेशन है 0.8, कोवेरियंस है 196 14। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो 196 डिवाइड बाई 14 डिवाइड बाई 0.8, जैसे कैसे 17.5 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी का आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि जब हमने बीटा का फॉर्मूला लगाया, तो बीटा का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। हमको ना बीटा पता था, ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई पता था, पर हमको कोवेरियंस पता था। तो हमारा को रिलेशन का फॉर्मूला और कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है आर इंटू एस डी, ठीक है। तो हमको आर पता था, हमको कोवेरियंस पता था, मतलब वही हमको एस डी नहीं पता था। इक्विलिब्रियम रिटर्न की मदद से हमने जो है बीटा निकाल के हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट निकाला, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट के बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी निकाला। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ जो सुधारने की वो है आर एफ 6% नहीं, आर एफ 5% है। सीधा आप पूरा सीक्वेंस समझ गए होंगे कि हमने पहले इक्विलिब्रियम, ठीक है, रिटर्न जो था हमारा, हमने उसको के ही मानते हुए बीटा निकाल लिया। अब ये बीटा निकालने के बाद, ठीक है, बीटा के लिए आर एफ की ज़रूरत पड़ती है। हमने आर एफ को ठीक करा कि आर एफ जो है हमारा 6% नहीं है,
RF हमारा 5% है, ठीक है। फिर हमने बाकायदा जो है कोवेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ करा, बीटा का ही फॉर्मूला यूज़ करा। बीटा हमको पता था, कोवेरिएंस हमको पता था, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट निकालने के बाद हमको को रिलेशन पता था, तो को रिलेशन ये गिवन था, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी निकालिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। सपोज इफ टी बिल उसका है 5%, मतलब RM है हमारा 13%, मार्केट रिस्क प्रीमियम निकालना है तो वो तो हो गया 7%, 8%, ये हो गया। अब बीटा वैल्यूज़ एंड रिक्वायर्ड रिटर्न फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब बीटा निकालो सबका, तो बीटा का एक फॉर्मूला तो अपना के वाला हो गया, के इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF, एक ही हो गया। बीटा हमको निकालना है, RF दे के रखा है, RM दे के रखा है, के तो दे के नहीं रखा, तो ये तो हम करने से है, ये फॉर्मूला तो होने से रहा। दूसरा फॉर्मूला कोवेरिएंस और कोवेरिएंस ऑफ स्टॉक एंड मार्केट और वेरिएंस ऑफ मार्केट, ठीक है। तब समझो जो अपना CAPM वाला मॉडल है, ठीक है, आपको सबको पता है कि RF का बीटा होता है 0 और RM का बीटा होता है 1, इन द सेंस कि बीटा वैल्यू जैसे टी बिल के केस में 0 रहेगा, तो हमारा जो KE है, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न जो भी है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, बीटा तो 0 रहेगा, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा सिर्फ 5% रहेगा। यही जब प्रपोर्शन में रहेगा तो बीटा ऐसे निकलेगा कि 5C, तो बीटा इसमें ऐसा निकलेगा कि 0 इंटू 0.7 प्लस 1 इंटू 0.3, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। वेट्स से बीटा निकलेगा, मतलब ना तो आपका जो है पर्टिकुलर CAPM मॉडल से निकल रहा है, इसको वेट से बीटा निकाल रहे हैं, तो ऐसे कैसे जो बीटा निकलेगा वो 0.3 निकलेगा। अब जब बीटा 0.3 आ गया है, RF RM पता है, तो 5 प्लस RM माइनस RF मतलब 8 इंटू 0.3, तो 8 इंटू 0.3 प्लस 5, 7.4 हो गया। तीसरा हो गया हमारा 30-70, इसमें भी ऐसा ही है, पहले बीटा निकालो, राइट, तो पहले बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालो, ठीक है, तो 0.7 इंटू 1 हो जाएगा, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 0.7 रहेगा, तो 8 इंटू 0.7 प्लस 5, 10.6 हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको बीटा निकालना है और रिक्वायर्ड रिटर्न तो निकल ही जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। तो अभी तक हमने सिर्फ बीटा के फॉर्मूलेज देखे, जिसमें एक अपने रिग्रेशन एनालिसिस से भी देखा, उसमें भी जो है दिक्कत तो नहीं रहती, ईजी तरीके से ही होता है इसमें भी। अब X आपका स्टॉक रहता है और Y इसमें मार्केट रहता है, ठीक है। अब रही बात टोटल रिस्क और सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क की, तो वो आगे आने वाला है, ठीक है, उसका हम आगे करेंगे, वो तो समझ में आ ही जाएगा आपको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मिस्टर श्याम इज़ होल्डिंग फॉलोइंग सिक्योरिटी, ये फॉलोइंग सिक्योरिटी होल्ड करते हैं, ठीक है, गोल्ड सिल्वर, इसका पर्टिकुलर कॉस्ट ये है, मार्केट प्राइस ये है, बीटा ये है, डिविडेंड, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 5.7 है, 15.7 है, यूजिंग एवरेज बीटा कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है ईच केस में, वो क्या होता है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, राइट। और ये बोला है एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ये है। पहला पॉइंट तो यही आता है कि जब एवरेज रिटर्न देकर रखा है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न किसका निकालना है, और ये ईच केस बोल के रखा है, तो क्या हर सिक्योरिटी का निकालना है क्या? तो हर सिक्योरिटी का जब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो ये तो चेंज इन प्राइस प्लस डिविडेंड करके ओपनिंग प्राइस से डिवाइड करो तो ही रिटर्न आ जाएगा। तो चलो इन्होंने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोला, हम रिटर्न पहले ये तो निकाले, चेंज इन प्राइस और ये जो है इंटरेस्ट हम ये तो करें, एक रिटर्न वैल्यू में निकाले और एक परसेंटेज में भी निकाल लेंगे, पर ये बोल कर रखा है ईच केस में निकालना, तो चलो ठीक है हम ईच केस में निकाल लेते हैं। पर ईच केस क्या है, हर एक सिक्योरिटी का निकालना है, तो चलो ठीक है एक बार हम हर एक सिक्योरिटी का निकाल लेते हैं। पर ये जो तरीका है, इस तरीके से जब हम ईच केस का निकालेंगे, सिंपल सी बात है, अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो ये तरीका CAPM का तरीका नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि हर केस का आप निकालना है तो आपको CAPM से निकालना है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले टोटल कॉस्ट और टोटल मार्केट प्राइस, ये जो ईच केस का नहीं निकालते हुए हम ये जो है टोटलिटी में निकालते हैं, और ये जो रिटर्न हो जाएगा ये पोर्टफोलियो का रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि ये KE हो जाएगा। पर चलो पहले हम ये रिटर्न निकालते हैं परसेंटेज में। तो टोटल मार्केट प्राइस 9800 प्लस 16200 प्लस 20000, ठीक है। सबसे पहले 9800 प्लस 16200 प्लस
20,000 प्लस 34,500, ये हो गया 80,500, ठीक है। तो 80,500 माइनस 75,000 किया। फिर हम जो है डिविडेंड ऐड करेंगे, क्या है 7,025, मतलब कि समझो 80,500 माइनस 75,000 प्लस 7,025, ये हो गया 12525। 12525 ये हमारा इंटरेस्ट गेन है, और कॉस्ट कितना है 12525 डिवाइडेड बाई 75,000 इंटू 12525 इंटू 100, 16.70%। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आया पोर्टफोलियो का, पर ईच केस का तो आया नहीं। तो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का तो निकाल लिया, पर हमें अभी भी एक्सपेक्टेड रिटर्न ईच केस का निकालना बचा है, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। एक है एवरेज बीटा, तो एक बार चलो एवरेज बीटा भी निकाल लेते हैं। तो क्या डिवाइड बाई 5 करना है क्या? हाँ, तो इसको ऐसे ही डिवाइड बाई 4 करते हुए एवरेज बीटा भी आपका आ जाएगा 0.50। पॉइंट ये है कि एवरेज बीटा को यूज़ करके रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आया था, तो हमने जो है बकायदा एवरेज बीटा भी निकाल लिया, ठीक। अब समझो ये एवरेज रिटर्न है और एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ठीक है। ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इसको आर एम मान लिया, इन द सेंस कि अब इन्होंने क्या करा, एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 15.7 इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। अब आप बोलोगे कि यार एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो तो ठीक है 15.7, आर एफ और आर एम माइनस आर एफ नहीं पता, पर आर एम को इन्होंने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ले लिया, ठीक है। तो जो हमने कैलकुलेट किया था इस तरीके से, उसको आर एम मानते हुए अब आप आर एफ कैलकुलेट करो। अब समझ लो आपके पास आर एम भी आ गया, ठीक है, आपके पास आर एफ भी आ गया। आर एम 16.7 है आपके पास, ठीक है, आर एफ आ गया 14.7। अब बीटा, ठीक है, ईच केस का बीटा लगा के कैलकुलेट कर लो। तो आप समझ रहे हो इधर हमने क्या सीखा कि एवरेज रिटर्न जो 15.7 था इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ। अब आर एम तो हमको नहीं पता था, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को ही इन्होंने आर एम ले लिया। तो आपने एक तरीके से क्या किया कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला पोर्टफोलियो का, ठीक है। आपके पास एवरेज रिटर्न था पोर्टफोलियो का, तो एवरेज रिटर्न पोर्टफोलियो इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। आर एम की जगह एक्सपेक्टेड रिटर्न लगा लो और इस तरीके से आप आर एफ निकाल लोगे, ठीक है। और बीटा के लिए ऑब्वियस ही बात है कि एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकाल रहे हो तो एवरेज बीटा ही आएगा, ठीक है। तो इससे आपने जो है आर एफ निकाला। अब आपके पास आर एफ है, आपके पास आर एम तो निकला हुआ ही है, ठीक है।
अब आपके पास बीटा ईच केस का है और आप अब निकाल सकते हो एक्सपेक्टेड रिटर्न ईच केस का। तो ठीक है, इस तरीके से जो है हमने CAPM समझा, हमने बीटा समझा, हमने रिग्रेशन एनालिसिस देखा, 2 असेट पोर्टफोलियो में रिस्क और रिटर्न देखे, और अब हम जो है आगे और CAPM के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये CAPM के क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिविडेंड बेस्ड इक्विटी वैल्यूएशन रहेंगे। तो CAPM के क्वेश्चन अच्छे खासे लंबे जाएंगे, जो है अराउंड आप मान लो कि 33 से लेके 25 एक क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम जो है और CAPM और बीटा के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाय।